हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सब लेकर न्यू करता है जिसका नाम है क्लास 8 साइंस कॉमन एनुअल क्वेश्चन पेपर। आपका 2025-26 का ये क्वेश्चन पेपर आएगा। आपको मैं इसलिए क्वेश्चन पेपर ये वाला करा रहा हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप स्टूडेंट देख ही रहे हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 2024-2025 का आएगा, मतलब पिछले साल का ही आपका एग्जाम का है। ठीक है, क्लास 8 का है, साइंस का है, तो इसलिए आपको मैं ये क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ आपका। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है क्योंकि ये आपका पीवाई क्यू है, पीवीसी में आया हुआ था। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपके आते हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो आपका आएगा इस साल का 2025-26 का, आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, ये सब आपको पता चल जाएगा। इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, देखते हैं क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, इजी है या अपना डिफिकल्ट है, वो हमारे को पता चल जाएगा। और प्लस में इसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन है आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे वह एमसी क्वेश्चन हो या आपके 2 मार्क्स या 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो, सारे सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर पूरा फोकस होकर रहना, हर एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस देना, हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स डू इट, अपनी क्लास को शुरू करते हैं यहाँ से। तो आपको पता ही है 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। और इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए रहते हैं, 15 मिनट का समय दिया जाता है। इसको पढ़ना जरूरी होता है, जरूर पढ़ा करो। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। हम खंड का हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा कि एक से फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके टोटल 12 पार्ट्स होते हैं और 12 पार्ट्स आपके सारे सारे 12 मार्क्स वाले होते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। हमारे को इस वाले क्वेश्चन का हमारे को देखो, पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाला एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाला, पहले बताओ यस या नो। हाँ, समाप्त होने वाला है। और एक एक और चीज और बताओ, क्या एक प्राकृतिक गैस संसाधन है? क्या प्राकृतिक गैस प्राकृतिक संसाधन है? यस, हाँ, ये प्राकृतिक संसाधन है आपका। ठीक है, तो सत्य है ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, डैश जल लवणों से मुक्त होने के कारण विद्युत कुचालक होता है। अब डैश जल, कौन सा जल होता है जो लवणों से, लवण मतलब कि आपके अम्ल, क्षारक और आपका नमक हो गया, इससे मुक्त होने के कारण, उसमें ना होने के कारण वह क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता अपने से, अंदर से। तो कौन सा है, सॉरी कौन सा है ये आपका आएगा? अशुद्ध जल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, या आप बोल सकते हो शुद्ध जल, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बल की डैश परिमाण से मापी जाती है। बल की क्या? बल की डैश परिमाण से मापी जाती है। प्रबलता क्या मापी जाती है? प्रबलता मापी जाती है परिमाण से। ठीक है, परिमाण से प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। ये सत्य है असत्य है? ये आपका सत्य है। क्या है आपका? सत्य है। चुंबकीय, देखो क्या है हमारा चुंबकीय विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा के दुर्बल होने पर भी, विद्युत धारा क्या दुर्बल है, कम है, कम मात्रा में विद्युत धारा आपका आ रहा है। तो चुंबकीय जो आपका वहां पर जो तभी भी जो वहां पर ना जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है किसी भी चीज में से, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। भले थोड़ा हो रहा है, ठीक है, तो फिर वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वह आपका क्या रहेगा? नॉर्मल ही रहेगा, भले ही कम ही रहेगा, बस फिर भी वह क्या करेगा? सुई जो सुई होता है ना, उसको विक्षेपण मतलब कि उसको हिला देगा, हिलाएगा डुलाएगा, ये सब तो करेगा ही करेगा। तो सत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, अक्टूबर से मार्च तक उगाए जाने वाले किन्हीं दो फसलों के नाम बताइए। अब देखो अक्टूबर से मार्च है, अक्टूबर से मार्च मतलब कि शीत ऋतु की बात की जाए, ठंडियों को विंटर की बात की जाए, ठंडी का मौसम की बात किया जा रहा है। ठीक है, विंटर, विंटर की बात की, सर्दी की बात की जाए तो सर्दी के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती है? आपको सबको पता है, रबी फसल उगाया जाता है। ठीक है, रबी फसल, रबी फसल के दो हमारे, तो दो फसलों के नाम, दो फसलों के नाम बताना, चलो बताते हैं। तो सबके आंसर मैंने पहले आपको बता दूं, सबके आंसर मैंने लिख रखे हैं। आपको क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हो गया, आंसर की का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, और पीडीएफ ले लेना और ज्वाइन ग्रुप ज्वाइन करके लिखना पीडीएफ सर, और सब्जेक्ट का नाम देना क्लास 8 साइंस क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, ऐसे लिखना। नेक्स्ट करते हैं, इसका सबका मैंने लिख ही रखा है, सभी का आंसर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो इसका देखो, ये हमारा फिफ्थ का आंसर है, ध्यान रखना। तो गेहूं जो चना सरसों, गेहूं जो चना सरसों, ये इसके रबी फसल के उदाहरण है। ठीक है, दो तरह के आपके फसल होते हैं, वैसे तो 3 तरह के होते हैं, बाकी आपके बुक में 2 ही तरह के लिखे पड़े हुए हैं। तो एक तो खरीफ होता है और एक आपका रबी होता है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित होने पर, ठीक है, विद्युत धारा हम उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो ये डैश और डैश में विभाजित हो जाए, विभाजित। ठीक है,
वियोजित हो जाता है। ठीक है, किस किस में वियोजित हो जाता है? कॉपर में, कॉपर अलग हो जाता है आपका, और सल्फेट में ये आपका विभाजित हो जाता है। बस ये लिखना है आपको, यहाँ पे कॉपर लिखना है, यहाँ पे सल्फेट लिखना है। नेक्स्ट आपका आएगा सिंचाई की दो आधुनिक विधियों के नाम हमारे को लिखना है। सिंचाई की दो आधुनिक विधियां हैं। ठीक है, सिंचाई करने के तरीके दो अलग अलग तरीके, नए तरीके। तो ये सातवें का आंसर आपका छिड़काव तंत्र हो गया आपका, और ड्रिप तंत्र हो गया। ये आपके दो नए तरीके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ढेकली क्या है? ढेकली क्या है हमारे को बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। ढेकली आपका ये ना आपका सिंचाई की, ये आप यहां से लिखोगे। ढेकली आपका यहां से लेकर सिर्फ और सिर्फ यहां तक लिखोगे, सिंचाई की पारंपरिक विधि है। ढेकली क्या है? एक सिंचाई की पारंपरिक विधि है, मतलब कि पुराने समय में जो अपनाई जाती थी वह विधि है। इसमें क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, एक्सप्लेन कर देता हूं उसके बारे में। बाकी आपको यहां से लेकर के यहां तक ही सिर्फ लिखना है। कुएं और जल स्रोतों से पानी लकड़ी या बांस द्वारा निकालना। अब क्या होता है ना, हम क्या करते हैं कुएं में से ना लकड़ी द्वारा, लकड़ी के ना, लकड़ी हो गया, लकड़ी के एक कोने पे हम या अपना बाल्टी हो गया या कोई बर्तन हो गया, उसको हम बांध देते हैं, फिर जाके उसके द्वारा लकड़ी के सहायता से हम या बांस की सहायता से हम पानी निकालते हैं कुएं में से। तो बस यही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा। ऐसे किसी ऐसे विलेन का नाम लिखिए जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। विलेन का नाम जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो बताओ कौन सा विलेन है ऐसा जिससे कि जलधारा विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। तो इसका दो, इसका राइट आंसर आप कहेंगे, पहला तो नींबू का रस हो गया और नमक का पानी। ठीक है, नमक पानी नींबू का रस, इससे आपके विद्युत धारा प्रवाहित हो सकते हैं। तो पहला ये है, दूसरा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। दाब बराबर ए बटे क्षेत्र जिस पर या क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। तो क्षेत्रफल में बात किया जा रहा है, ऊपर में आपका क्या आना चाहिए और नीचे में क्षेत्रफल आपका आएगा। तो ऊपर में क्या आना चाहिए आपका बल, ए पे क्या है आपका बल आएगा। बल बटे दाब बराबर क्या था, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, जितने क्षेत्रफल पे बल लग रहा है उससे हमारे क्या निकल के आता है, दाब निकल के आता है। तो ये दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, चुंबक द्वारा लगाया गया बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। अब चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक संपर्क बल का उदाहरण है, ये आपका असत्य है, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो यहाँ पर देखो, असत्य है क्योंकि यह भौतिक संपर्क के बिना भी कार्य कर सकता है। चुंबकीय जो बल होता है ना, बिना जो चुंबकीय बल होता है बिना भौतिक संपर्क के, समझे, मतलब किसको बिना छुए ही वैसे कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए चुंबक बल जो होता है, चुंबक द्वारा लगाया गया बल, आपका जो चुंबक द्वारा लगाया गया बल बिना उसके भी, बिना किसी भौतिक संपर्क के भी लगता है। ठीक है, बस इसलिए। नेक्स्ट आपका आएगा अंग्रेजी वन बी का पार्श्व परिवर्तन लिखिए। अब इसका पार्श्व परिवर्तन मतलब कि इसको ना आपको सीधे मतलब कि क्या करना है आपको, पार्श्व परिवर्तन मतलब कि इधर का, देखो दाहिने भाग को क्या कर देना है, बाएं कर देना है, बाएं भाग को दाएं कर देना है। जैसे कि इसको हमारे को क्या कर देना है, उलट पलट कर देना। उलट पलट कैसे करे, सीधा उल्टा नहीं करना हमारे को, दाया बाया पलटना है। ठीक है, दाएं को बाया, दाएं को बाया, बाएं को दाएं कर देना है हमारे को। और ऊपर को नीचे ऐसे नहीं होता है, दाएं बाएं करना होता है। इसका पास परिवर्तन मतलब बी आपका इस प्रकार सीधे से लिखा पड़ा हुआ है। तो उसका पास परिवर्तन क्या होगा, पास परिवर्तन मतलब कि इसको पलटने पे, मतलब कि दाया बाया पलटने पर तो क्या होगा, दाया बाया पलटने पर भी आपका क्या ही रहेगा, बी का बी ही रहेगा। इसका आंसर आपका क्या रहेगा, बी का बी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12 क्वेश्चन है हमारा। द्रव, ठीक है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब दाब लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, हमारे पास दाब लगाते हैं। दर्पण क्या होता है, दाब दाब के अंदर में देखो, द्रव के अंदर में क्या होता है, कण होते हैं, सबको पता है कण होते हैं। ठीक है, कण भी बोल सकते हो आप, अणु भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हैं, द्रव के अणु, द्रव के अणु भी बोल सकते हो। मतलब बेसिकली मान के चलो द्रव के जो आप अणु बोलो या कण बोलो। ठीक है, आप अणु बोलो या कण बोलो, अणु कण मत बोलो, अणु बोलो। ठीक है, बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और टकराने पर बल लगाते हैं जिससे दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये इसका सही है, आंसर सही है कि द्रव के जो आपके बर्तनों की दीवारों पर क्या दाब लगाते हैं। द्रव के अंदर भी देखते हो ना क्या है, पहले एक चीज देखोगे अणु है, पहली बात तो एक चीज, और दूसरी बात क्या है, इसका द्रव्यमान भी है, वजन भी होता है। ठीक है, वजन के हिसाब से वैसे भी वजन ज्यादा बढ़ा रहेगा तो दाब तो लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, सत्य है ये वैसे। नेक्स्ट आपका इसी का वाला क्वेश्चन आपका देखो, बल दो वस्तुओं के बीच अनून क्रिया के कारण लगता है। अब देखो बल दो वस्तुओं के बीच अनून क्रिया के कारण लगता है, सत्य है, सत्य है, सत्य है आपका। देखो बल दो बीचों वस्तुओं के बीच, बल कभी भी एक वस्तु के बीच लग सकता है क्या, बताओ। बल कभी भी हमारे के लिए कम से कम दो वस्तुओं को होना जरूरी है। ठीक है, दो वस्तुएं आपस में जब तक अनून क्रिया मतलब क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया, अनून क्रिया का मतलब क्या है, जब तक एक दूसरे से मिलेगी जुलेगी नहीं, एक दूसरे से एक दूसरे के साथ में मिलेगा नहीं। ठीक है, तो अब तक भाई वहां पर बल नहीं लग सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब जैसे कि हमारा एक दीवार है
और मैं दीवार को क्या कर रहा हूं, धक्का दे रहा हूं, ठीक है। अगर मान चलो मैं सिर्फ और सिर्फ धक्का दे रहा हूं, मैं सिर्फ धक्का दे रहा हूं, ठीक है, क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ बल लगेगा? नहीं, ठीक है। बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच लगता है, हमेशा ध्यान रखना, इसलिए यह सत्य है। तो हमारा 12 एमसी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम करना स्टार्ट करते हैं। चलो, आशा करता हूं को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। इंग्लिश में लिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हमारे वीडियो को देख करके अपने तैयारी कर सकते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, स्टूडेंट के लिए भी ये है। चलो नेक्स्ट करते हैं, हमारा खंड खा आएगा। सेकंड का आंसर देगा, किन्हीं दो प्रोटोजोआ के नाम लिखना है हमारे को, किन्हीं दो प्रोटोजोआ के नाम लिखना है। तो लो प्रोटोजोआ के नाम, तो पहला आपका अमीबा, पैरामीशियम है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से ऊपर या दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम, तो जीवाणु द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम आपका टीबी हो गया, हैजा हो गया, और इसके अलावा अन्य आपके निमोनिया होता है, टाइफाइड होता है, आपके जीवाणु द्वारा होता है ये सब, ठीक है। तो आप दो ही, कम से कम 3 याद कर लेना, ठीक है। 3 याद कर लेना, आपको 2 लिखने के लिए बोला गया, 2 ही लिखना, कम से कम 3 याद कर लेना। नेक्स्ट आपका है पेट्रोलियम के संघटक का नाम और इसका उपयोग लिखिए। पेट्रोलियम का संघटक, संघटक का मतलब है पेट्रोलियम के साथ में, पेट्रोलियम का संघटक मतलब कि पेट्रोलियम के अंदर में और भी क्या क्या मिला रहता है। पेट्रोलियम क्या ना बोल सकते हो, संघटक मतलब कि पेट्रोलियम से ही निकलने वाला वस्तु, संघटक मतलब पेट्रोलियम से ही निकलने वाला वस्तु क्या होता है बताओ। आपका डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, ठीक है। और मान लो मैंने संघटक क्या लिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक लिखना था, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, पेट्रोल और डीजल। और उपयोग लिखना है हमारे वाहनों में ईंधन के रूप में, वाहनों के अंदर में क्या होता है, फ्यूल होता है, इसके द्वारा चलता है हमारे सारे सारे गाड़ियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, यदि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों का आयाम दुगना हो जाए तो ध्वनि की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब क्या बोला जा रहा है, कंपन, जो हमारे क्या है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले जो कंपन के आयाम जो होते हैं, इसको आयाम को हम दुगना कर दे तो ध्वनि की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे को बताना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। देखो, ध्वनि की प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। अब ध्वनि की प्रबलता क्या होगा आपका, 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब कहने मतलब क्या है कि जो अपना ध्वनि की प्रबलता जो है, ध्वनि की प्रबलता आयाम के वर्ग मतलब कि जो हम आयाम को स्क्वायर करेंगे, आयाम को क्या कर देंगे हम, आयाम मान के चलो ए है, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा, दुगुना कर दूंगा मैं, तो इससे के समानुपाती होता है। मतलब कि अगर क्या होगा तो ये 4 गुना हो जाएगा, प्रबलता क्या हो जाएगा आपका, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के बात ऐसी है कि दुगुना होने पर, आयाम को दुगुना करेंगे तो प्रबलता भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बस। तो ये आप लिखोगे इसका आंसर। नेक्स्ट इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही का आंसर करना है हमारे को। फोर्थ करते हैं। पहला हमारा है कि उदाहरण दीजिए कि यह कंपनी की आवृत्ति कम है, ठीक है। यदि कंपन की आवृत्ति क्या है, कम है, तो ध्वनि का तार तत्व कम होगा। ध्वनि के कंपन क्या है, आवृत्ति कम है, तो तार तत्व भी क्या होगा, कम होगा। उदाहरण देना हमारे को, ठीक है। चलो उदाहरण देते हैं। तो इसका उदाहरण आपका है कि जैसे कि एक बड़े ढोल की आवाज की आवृत्ति कम होती है, इसलिए उसकी ध्वनि भारी और मोटी, कम तार तत्व, ठीक है, तार तत्व होती है, ठीक है। तो इसको हमारे को एग्जांपल देना, तो एक बड़े ढोल का जो हमारे को बड़े ढोल का हमने एग्जांपल दे दिया, इसकी क्या आवाज की आवृत्ति क्या है, कम है, तो इसलिए इसकी जो ध्वनि भारी और मोटी होती है और कम तार तत्व आपका होता है। इसका एग्जांपल दे दिया हमने। नेक्स्ट हमारे को क्वेश्चन का आंसर देना है कि ध्वनि की आवृत्ति का माध्यम मात्रक है, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है बताओ, एच जेड होता है। आवृत्ति का किसमें ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्स होता है, हर्ट्स एच जेड। इसको आप सिर्फ उसमें एच जेड भी है, इसके आंसर में आप एच जेड भी लिख दोगे तो भी आपका फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आशा करते सारे इजी इजी आ रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है कि कोई सा क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। सब के सब आपके बुक्स में से आए हुए हैं, कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा यार, सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही आ रहे हैं, ठीक है। तो बुक्स पढ़े होगे, पढ़ाई अच्छी तरह से करोगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पेपर और बनाया, उसका वीडियो का लिंक भी आपको इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप तो स्टूडेंट मेरे चैनल के बायो में जाकर के देख लेना, वीडियो वाले सेशन में जाकर के मिल जाएगा आपको, तो उसको भी देख लेना। आपकी लगभग तैयारी 100% के आसपास में पहुंच जाएगा। तो आप तो स्टूडेंट साल भर कुछ नहीं भी पढ़ा है, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा भी है, तभी भी दोनों वीडियो को लिंक को देखना, दोनों वीडियो को देखना, इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, और दूसरा वाला वीडियो इसको भी देखना। आपको 100% आपका बोलते हैं ना, 60 में से 60 मार्क्स आपके पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट से देख लेना। नेक्स्ट करते हैं हमारा फिफ्थ, हमारा क्या, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषता हमारे को लिखना है, ठीक है। समतल दर्पण हमारे सिंपल शीशा,
ठीक है, सिंपल मिरर जैसे कि हमारे घर में होता है, ठीक है। तो कैसे क्या क्या इसकी विशेषता होता है प्रतिबिंब का, सीधा होता है, आभासी होता है, ठीक है, सीधा आभासी। प्रतिबिंब समान दूरी, ठीक है, दूर पर दर्पण से दूरी, ठीक है, यहाँ पे लिखेगा दूरी दर्पण से। प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है दर्पण से, सबको पता है। अब वस्तु के आकार के समान होता है और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान, जितना प्रतिबिंब रहेगा उतना ही प्रतिबिंब भी आकार आकार से में रहता है। पास परिवर्तित होता है, मतलब कि दाया भाग बाया दिखता है, बाया भाग दाया दिखता है। तो कोई भी हमारे को दो लिखना था, चार लिख रखा है, कोई दो याद लिखना है, ठीक है, सिर्फ। नेक्स्ट हमारा आएगा 6 क्वेश्चन, सब्जियों को बिना धार वाले और धार वाले चाकू से काटने पर किसमें आसानी है और क्यों। देखो हम चाकू को धार वाले, देखो धार वाले चाकू से काटे हैं और बिना धार वाले चाकू से काटे, तो किसमें आसानी होगा हमारे को। तो आप इसका आंसर आप ये लिखोगे, सब्जी धार वाले चाकू से आए काटने पर आसानी होगी, धार वाले चाकू से, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि धार वाले चाकू का, ठीक है, चाकू पर सतह क्षेत्रफल कम होता है, धार वाले चाकू का, यहाँ पे लिखना का सतह जो क्षेत्रफल होता रहेगा, जो काटने वाला जो इलाका होता है ना सतह, जिसको हम सतह क्षेत्रफल बोलेंगे, कम होता है, इसलिए यह कम बल लगाने पर भी सब्जियों को कुचले बिना काट देता है। इसलिए हमारे को कम हम अगर उसकी जो सतह है कम रहेगा, तो वो क्या बिना हमारे ज्यादा ताकत हम लगाएंगे भी, बल नहीं लगाएंगे तभी भी कट जाएगा। तो आपको ये लिखना है। चलो इसी का अथवा वाला क्वेश्चन हमारा आएगा 6 है, उस आकर्षण बल को पहचानिए जो प्रत्येक वस्तु पर लगता है। उस आकर्षण बल को हमारे को पहचानना है जो प्रत्येक वस्तु पर लगता है, उसका एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आकर्षण बल हर एक वस्तु पे लगता है, ऐसे आकर्षण बल का बन रहा है। सबको पता है क्या आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल नाम क्या है इसका, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखोगे गुरुत्वाकर्षण बल, सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। जो अब मैं इसमें यहाँ से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लिख रखा है, उसको मत लिखना। दो जो, ठीक है, जो यहाँ पे जो है, ठीक है, जो द्रव्यमान के कारण लगता है। देखो किसी भी वस्तु की द्रव्यमान होगा तो उसे उस पर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल आपका लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स आपका लगेगा, ठीक। तो बस सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लिखना। इसका उदाहरण आपका आएगा पृथ्वी द्वारा किसी गेंद को नीचे की ओर खींचना। पहले एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है ग्रहों का, ठीक है, सभी ग्रहों, ठीक है, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, कोई भी एक लिखना, ठीक है, एक के ही नंबर मिले तो एक ही लिखना। चलो तो हमारे ऐसे क्वेश्चन हो गए होंगे, यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं 7। देखो, दो ऐसे प्रयासों की सूची बनाइए जिससे मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। दो ऐसे प्रयासों की सूची बनाई जिससे मलेरिया को रोका जा सकता है। तो मलेरिया को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ। डेंगू मलेरिया को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मच्छरदानी, ठीक है, मच्छरदानी, मच्छर भगाने वाले स्प्रे और क्रीम लगाना, ये सब हम कर सकते हैं। पानी किसी जगह पर जमा ना होने देना, पानी द्वारा मच्छर बनते हैं इसलिए। और अपने आसपास सफाई रखना, तो ये सब हम करके मलेरिया को फैलने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो आपसे मुझे आपसे स्टूडेंट कमेंट करना, आपको मैं जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये को यहाँ तक आज की इस क्लास को हम यहीं तक फिनिश करते हैं। ठीक है, आगे का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर हम अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूं स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स करना। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।